Hello student, welcome to my channel that is Amrish Viskar my YouTube channels. सो स्टूडेंट आज हम लेक्चर थर्ड में आ गए हैं और लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको को 2 क्वेश्चन दिया था। ये जो चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो इसमें मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिया था। पहला क्वेश्चन था व्हाट विल हैपन इफ द फार्मर ग्रोज रबी क्रॉप्स ड्यूरिंग रेनी सीजन इंस्टेड ऑफ ए विंटर सीजन। मतलब क्या होगा कि जब एक किसान जो होता है विंटर सीजन की बजाय रेनी सीजन में रबी क्रॉप्स को लगाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हर एक क्रॉप्स का अपना एक सीज़न होता है। ठीक है ना, तो अगर उसको किसी भी क्रॉप को उसके सीज़न की बजाय किसी दूसरे सीज़न में लगाई जाती है तो डेफिनेटली क्या असर पड़ेगा। असर बहुत सारा पड़ेगा। एक तो जो उसको रिक्वायर्ड चीज़ें चाहिए, जैसे लाइक उसको ये टेम्परेचर चाहिए, है ना, वाटर चाहिए और भी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए, उसको सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हर एक क्रॉप्स को उसके पर्टिकुलर सीजन में लगाना चाहिए। अदर सीजन में लगाएंगे तो रिक्वायर्ड चीज़ें नहीं मिल पाएगी और प्रॉपरली वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड जो है आपका कि वाई क्रॉप सच एज पैडी आर ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन। कह रहा है कि जो पैडी होती है मतलब धान, उसको केवल रेनी सीजन में क्यों लगाया जाता है। सो इट इज़ बिकॉज क्रॉप्स सच एज पैडी रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पैडी होता है वो ग्रो होने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर लेता है। ठीक है, और ज़्यादा अमाउंट में उसको वाटर चाहिए प्रॉपर ग्रोथ के लिए, और ज़्यादा अमाउंट में वाटर कब मिलेगा, अगर उसको रेनी सीजन में लगाएंगे तभी मिल पाएगा ना। रेनी सीजन में तो रेन होती है, तो इसलिए उसको रेनी सीजन में ही लगाया जाता है। सो स्टूडेंट अभी हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में कुछ पॉइंट है, आइए उसको हम लोग समझते हैं। सो व्हाट आर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। बिफोर नोइंग दिस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्रीकल्चर, है ना। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जानने के पहले हम लोग एग्रीकल्चर जान लेते हैं क्या है। एग्रीकल्चर जो वर्ड है कैसे बना हुआ है उसके बारे में जानते हैं। So agriculture, the growing of crops in the field by the farmer for obtaining food like wheat, rice, है ना। किसी फील्ड में, क्षेत्र में, खेत में फसल लगाने की जो प्रोसेस होगी, है ना, उसको एग्रीकल्चर कहेंगे। किसी फील्ड में फसल को ग्रो कराना ताकि हमें फूड मिल सके, दैट इज नॉन एज एग्रीकल्चर। इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग स्टूडेंट डैट कि आज के समय में भी 70% हमारी जो पॉपुलेशन है, 70% जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारी जनसंख्या है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, निर्भर है। 70%, 100 में 70 लोग जो है एग्रीकल्चर करते हैं या एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। मीन्स आज भी ये बड़ी जो संख्या है एग्रीकल्चर पर डिपेंड होने वाली, वो काफ़ी ज़्यादा है। अब पूरे वर्ल्ड में देखो तो इंडिया का रैंक एग्रीकल्चर में कितना है। एग्रीकल्चर में तो पूरे वर्ल्ड में एग्रीकल्चर में इंडिया का जो रैंक है वो सेकेंड नंबर पे है। एग्रीकल्चर में फर्स्ट नंबर पर जो रैंक है वो चाइना का है। मतलब वो एग्रीकल्चर भी करते हैं तो हमसे बहुत ज़्यादा करते हैं, और वर्ल्ड में सेकेंड नंबर में एग्रीकल्चर जो होती है वो इंडिया में ज़्यादा होती है। एग्रीकल्चर 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एग्रीकल्चर इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड, वन इज कॉल्ड एगर एंड सेकेंड इज कॉल्ड कल्चरा। एग्रीकल्चर इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड, वन इज कॉल्ड एगर एंड सेकेंड इज कॉल्ड कल्चरा। अब एगर मीन्स फील्ड या ठीक है ना, फील्ड जिसको आप क्षेत्र कह सकते हैं या खेत कह सकते हैं, और कल्चरा मीन्स हो गया यहाँ पर उसकी कल्चरा मीन्स हो गया यहाँ पर कल्टीवेशन, उसकी खेती करना, जुताई करना, है ना। सो स्टूडेंट अभी हम लोग जानेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। ठीक है, क्या होता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। देखिए आप यहाँ एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी गई है, एक्टिविटीज़ इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस टिल क्रॉप मैच्योर एट द हार्वेस्ट। फसल, देखिए मिट्टी तैयार करने से लेकर, है ना, फसल काटने तक के जितने प्रोसेस होते हैं, दिस ऑल प्रोसेस आर नोन एज एग्रीकल्चरल
प्रैक्टिसेस, है ना। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कि वो सारे काम, है ना, आप कौन कौन से काम करोगे एक फसल को लगाने से लेकर फसल को काटने तक, है ना, और फसल को घर काट कर घर में लाने तक के जितने भी प्रोसेस होते हैं बीच के, दिस ऑल आर नोन एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। नाउ लुक एट कि कौन कौन सी एक्टिविटी होती है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में द फर्स्ट एक्टिविटी वी हैव टू परफॉर्म इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस दैट इज सॉइल प्रिपरेशन। सबसे पहले मिट्टी तैयार करी जाती है, ठीक है। अब मिट्टी तैयार करी जाती है, इसको भी आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले मिट्टी की जुताई करी जाती है जिसको प्लाउइंग कहते हैं या टिलिंग कहेंगे या कल्टीवेटिंग कहेंगे, ठीक है। सॉइल प्रिपरेशन को भी 3 पार्ट में आप डिवाइड करके समझ सकते हैं। सबसे पहले प्लाउइंग, टिलिंग, कल्टीवेटिंग, मतलब मिट्टी की, है ना, जुताई, ठीक है, ओके। सेकेंड थिंग इज दैट लेवलिंग। जब आप मिट्टी की प्लाउइंग करेंगे, जुताई करेंगे, तो कुछ मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े भी रह जाते हैं, ठीक है। मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े भी रह जाते हैं। हम उन बड़े बड़े टुकड़ों को क्या करेंगे, लेबल करेंगे। पूरे फील्ड को, पूरे खेत को एक लेवल में ला देंगे, बराबर करना, है ना, उसको बोलेंगे लेबलिंग। एंड देन हम क्या करते हैं कि उस मिट्टी के अंदर मैन्योरिंग करते हैं। मैन्योरिंग का मतलब होता है कि मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी है ना, तो हम उसमें आउटसाइड से, बाहर से न्यूट्रिएंट डालते हैं। इसके लिए हम मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं। मैन्योर मीन्स गोबर हो गया, इसमें आ जाएगा काउडंग केक हो गया, काउडंग हो गया, यूरिन हो गया, वेजिटेबल्स हो गए और फूड रेसिड्यू हो गए, भोजन, बचे खुचे भोजन हो गए, मलमूत्र हो गया, मनुष्य का, जानवरों का गोबर हो गया, घास पत्ती हो गई, फल फूल के हो गए, है ना, सब्जी के छिलके हो गए, ये सब मैन्योर में आ जाएगा। इसके अलावा मैन्योर नहीं तो फिर हम लोग फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। फर्टिलाइजर्स एक केमिकल्स हो गया जिसमें नाइट्रोजन, है ना, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना, यूरिया, पोटास, ये सब चीज़ें भी हम उसके अंदर डालते हैं जिसको कहते हैं मैन्योरिंग, है ना। सारी चीज़ों को हम लोग स्टूडेंट 1 बाय 1 समझेंगे। जब सॉइल प्रिपरेशन कर देते हैं तो सॉइल प्रिपरेशन के बाद हम अगला प्रोसेस में जाते हैं दैट इज नॉन एज सोइंग ऑफ सीड। वहाँ चले जाते हैं सोइंग ऑफ सीड। सोइंग ऑफ सीड में हम क्या करते हैं कि अब हम सीड को, जिसको हिंदी में बीज बोलते हैं, बीज को मिट्टी, एक्चुअली आपकी मिट्टी तैयार हो गई, है ना, फसल सीड को लगाने के लिए। अब उसके अंदर सीड को लगाया जाता है एंड देन सीड को वाटर प्रोवाइड कराते हैं दैट इज नॉन एज इरिगेशन। सीड को वाटर प्रोवाइड कराते हैं, उसको कहते हैं इरिगेशन कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि सीड वो जर्मिनेट हो गया, स्प्राउट हो गया, स्प्राउट होकर प्लांट बन गया, ठीक है। अब उस प्लांट के साथ कुछ दूसरे तरह के भी अनवांटेड प्लांट, बेकार के प्लांट भी उगाते हैं, है ना। तो एक मेन प्लांट जो लगाया हमने, उसके अलावा उसके साथ जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, दूसरे तरह के प्लांट जैसे घास हो गए, घास पात, है ना, और भी दूसरी तरह का बेकार के प्लांट जो होते हैं उगाते हैं, उनको वीड्स कहते हैं, ठीक है। तो वो प्लांट के लिए हार्मफुल हैं। दूसरे जो प्लांट उगाते हैं मेन प्लांट के साथ, वो हार्मफुल हैं, तो उनको हटा दिया जाता है, उसको वीडिंग बोलते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट ये याद रखें कि जिस तरह से ह्यूमन को डिजीज़ होती है उस तरह से प्लांट को भी डिजीज़ होती है। तो अब हम लोग खुद को जब डिजीज़ होती है तो हमें उसके लिए प्रोटेक्शन करते हैं, दवा लेते हैं, ट्रीट करते हैं। तो सिमिलरली प्लांट को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, उनके डिजीज़ का इलाज करना होता है, ठीक है। और लास्ट जो प्रोसेस होता है स्टूडेंट, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज ऑफ ग्रेन। जब आपकी क्रॉप मैच्योर हो जाएगी, पूरी तरह से तैयार हो जाती है, तो उसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। मतलब उसकी हार्वेस्टिंग का मतलब उसको काट लिया जाता है, ठीक है। काट लेने के बाद फिर इसको क्या करते हैं कि स्टोरेज ऑफ ग्रेन, मतलब फिर उसको घरों में लाकर स्टोर कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। ये सारी जो एक्टिविटी यहाँ पर दिख रही है स्टूडेंट, यही सारी एक्टिविटी को कहा जाता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहा जाता है। सो स्टूडेंट अभी हम लोग बात करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि सारे जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको हम लोग 1 बाय 1 समझेंगे, ठीक है। उनको हम लोग 1 बाय 1 समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सॉइल प्रिपरेशन को समझते हैं। सॉइल प्रिपरेशन मतलब होता है मिट्टी को तैयार करना, ठीक है। देखिए, सॉइल प्रिपरेशन क्या है, ये पहला स्टेप है। इट इज द फर्स्ट स्टेप टू बी फॉलोड बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप।
फसल लगाने से पहले सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए, वो सॉइल प्रिपरेशन करना चाहिए। ठीक है, अच्छा सॉइल प्रिपरेशन क्यों करना चाहिए, सॉइल, ताकि आप सॉइल प्रिपरेशन करके क्या कर सकते हैं, सॉइल प्रिपरेशन करके आप सॉइल को लूज कर सकते हैं, मिट्टी को ढीली की जा सकती है ना, लूजन कर सकते हैं उसको, मतलब मिट्टी को लूज कर सकते हैं। क्यों लूज करना चाहिए मिट्टी को हमें, कि जब हम उसके अंदर सीड लगाएं तो सीड सीड जब हम उसके अंदर लगाएं तो क्या करे, सीड मिट्टी के अंदर प्रेजेंट वाटर को अच्छे से ऑब्जॉर्व कर ले, अच्छे से ऑब्जॉर्व कर ले, मिट्टी के अंदर प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट है उसको अच्छे से ऑब्जॉर्व कर ले, और मिट्टी के अंदर प्रेजेंट जो सॉल्ट है उसको अच्छे से ऑब्जॉर्व कर ले। तो इसलिए ज़रूरी होता है आपको सॉइल लूज करना, मिट्टी को लूज करना। ठीक है, तो मिट्टी को लूज इसलिए करते हैं कि सो डेट प्लांट एब्जॉर्ब वाटर न्यूट्रिएंट एंड सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल, ताकि जो प्लांट जो है मिट्टी से वाटर न्यूट्रिएंट सॉल्ट सबको क्या कर ले, अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले। दूसरी बात कि मिट्टी को लूज़ करना इस कारण से भी इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आप मिट्टी लूज़ नहीं करोगे तो फिर उसके अंदर सीड जब लगाओगे तो सीड प्रॉपर्ली ग्रो नहीं करेगा, तो प्रॉपर्ली ग्रो नहीं करेगा तो अच्छा प्रोडक्शन भी नहीं होगा, जो क्रॉप प्रोडक्शन है, फसल उत्पादन भी कम हो पाएंगे। तो मिट्टी को लूज़ कर देने से जब सीड लगाते हैं तो सीड को वाटर न्यूट्रिएंट सॉल्ट एयर सब परफेक्टली मिलता है, जिससे कि क्या होगा कि हेल्दी प्रोड्यूस उत्पन्न होगा, मतलब अच्छा उपज होगी, है ना, बहुत ज़्यादा पैदावार होगी, समझे ना, क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, फसल उत्पादन बहुत अच्छा होगा। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि सॉइल प्रिपरेशन में 3 चीज़ें करी जाती है, एक प्लाविंग, लेबलिंग सेकेंड वाला, और थर्ड वाला आपका मैन्योरिंग। ठीक है, मैन्योरिंग। तो प्लाविंग को ही टिलिंग भी कहते हैं, प्लाविंग को ही आप कल्टीवेटिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्लाविंग है क्या, तो स्टूडेंट आप याद रखिए, जो प्लाविंग है द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल, मिट्टी को, है ना, मिट्टी को ढीली करना, है ना, ढीला करना, और साथ ही साथ मिट्टी को उलटना पलटना, है ना, उसको, उस प्रोसेस को कहते हैं प्लाविंग। प्लाविंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मिट्टी को लूजन किया जाता है, लूज करी जाती है मिट्टी को, और मिट्टी को टर्न करते हैं, उलटते पलटते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं प्लाविंग बोलेंगे, या उसको टिलिंग कहेंगे, या उसको कल्टीवेटिंग कहेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज हियर कि वाई देयर इज अ नीड ऑफ प्लाविंग, कि प्लाविंग करने की, प्लाविंग को वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, है ना, जुताई कहते हैं। ठीक है ना, आप अक्सर ये सब सुनते होंगे गांव वगैरह में, या आपके फादर अंकल या आस पड़ोस के कोई बोलते होंगे कि आज खेत की जुताई हो रही है, दैट इज प्लाविंग। ठीक है ना, दैट इज प्लाविंग या टिलिंग और कल्टीवेटिंग। ठीक है, और अब ये क्वेश्चन आता है कि प्लाविंग की ज़रूरत क्यों है, क्यों प्लाविंग करना चाहिए, वाई प्लाविंग। सो देयर आर मेनी रीज़न फॉर दिस, प्लाविंग के कई सारे रीज़न होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए समझते हैं पहला रीज़न ये है कि हेल्प्स टू रिमूव द वीड। प्लाविंग कर देने से क्या होता है कि मिट्टी में जो अनवांटेड प्लांट हैं, मतलब बेकार के जो प्लांट है, जिसको हम लोग खरपतवार बोलते हैं, है ना, जो कुछ जाके प्रोड्यूस नहीं करते, कुछ भी उत्पन्न नहीं करते, वो मिट्टी में लग जाते हैं ऐसे ही, और मिट्टी का जो न्यूट्रिएंट वाटर और जो सॉल्ट होता है उसको खपत करते हैं, उसको खाने लगते हैं। ठीक है ना, और वो कुछ भी उत्पन्न नहीं करते हैं, वो बेकार के पौधे होते हैं, उनको वीड्स कहते हैं। तो प्लाविंग कर देने से वीड्स भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलो, अब प्लाविंग कर देने से क्या होता है, मिट्टी लूज जाती है, तो प्लाविंग कर देने से मिट्टी लूज जाती है, तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीव या वॉर्म्स, कीड़े आ जाते हैं, जो मिट्टी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, और प्लांट के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं, तो वो चीज़ डेवलप हो जाता है। ठीक है, और अगर आप प्लाविंग कर दोगे तो मिट्टी लूज जाएगी, तो उस मिट्टी लूज जाएगी और उसके अंदर एयर जाके होल्ड हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ठीक है ना, एयर जाके वहाँ पर ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, और जब आप सीड लगाओगे तो सीड को एयर कहाँ से मिलेगा, लूज मिट्टी में मौजूद एयर ही सीड को मिलेगा, और सीड ब्रीथ करेगा, और ब्रीथ करके जर्मिनेशन करना शुरू कर देगा। ठीक है, फोर्थ जो रीज़न है कि प्लाविंग क्यों करना चाहिए, तो आप प्लाविंग नहीं करोगे तो जो सीड लगाओगे तो उसका जो रूट जो है मिट्टी के अंदर डीपर कैसे जाएगा, नहीं जा पाएगा। तो डीपर नहीं जाएगा, जब कोई प्लांट की रूट डीपर नहीं जाएगा तो अपने आप को फॉर्मली होल्ड कैसे कर पाएगा, अपने आप को मजबूती से कैसे खड़ा रख पाएगा, नहीं रख पाएगा ना, फिर तो गिर जाएगा वो प्लांट, है ना, या तेज़ आंधी आई तो टूट जाएगा वो। तो एक चीज़ और है कि मिट्टी लूज़ कर देने से रूट जो होता है वो बहुत आसानी से डीपर चला जाता है, और अपने आप को, है ना, होल्ड प्रॉपर्ली टू द ग्राउंड,
और ग्राउंड से अपने आप को मजबूती से पकड़ लेता है, जिससे कि आंधी वगैरह जो है में वो अपने आप को टिका पाए। सो स्टूडेंट, आज हमने ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें सीखी है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।